हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अति लघुत्तम प्रश्न आत्म परिचय पाठ के मैं आज पूरे कवर कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता का कवि कौन है? तो वो आपको पता है, हरिवंश राय बच्चन है। उसी के साथ दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन की किस काव्य रचना से लिया गया है? तो वो निशा निमंत्रण काव्य रचना से लिया गया है। उसी के साथ दिन का पंक्ति पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उसमें उपमा अलंकार है, आप सभी को पता है। उसी के साथ हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो आरती और अंगारे और नए पुराने झरोखे, ये दोनों हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। दोस्तों, ये उत्कर्ष क्लासेस द्वारा जारी प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। उसी के साथ हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो 1907 इलाहाबाद में हुआ था। 6 नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा छठा प्रश्न एग्जाम में, पक्का 100% आपको देखने को मिलेगा। आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने के किन किन पक्षों को वहाँ पर उभारा गया है? तो कवि अपने जीवन में मिली आशाओं निराशाओं से संतुष्ट है। सेकंड, हरिवंश राय बच्चन अपनी धुन में मस्त रहने वाला व्यक्ति है। उसी के साथ थर्ड है, हरिवंश राय बच्चन मिथ्या समझते हुए दुनिया को मिथ्या समझता है और हानि लाभ यश यश सुख दुख को समान समझता है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह वाणी के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करता है। आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद कीजिए। मैं आपको बता दूं, हर कविता का इस प्रकार का प्रश्न पक्का आएगा कि किसी कविता का मतलब आपको प्रतिपाद का अर्थ होता है संदेश। मतलब किसी कविता का प्रतिपाद कीजिए। अगर आपको यहाँ लिखा आता है तो इसका अर्थ ये होगा कि आपको उस कविता का पूरा संदेश आपको समझाना है। कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन का मानना है कि स्वयं को जाना दुनिया को जाने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता कुछ खट्टा कुछ मीठा होता ही है। तो क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। वह अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपना द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक शब्दों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है, हरिवंश राय बच्चन जी। तो आपको ये कविता आत्म परिचय में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कहता है। वो पंक्ति होती है, मेरा संबंध प्रतिक्रिया का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उसी के साथ दोस्तों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का उद्देश्य बताइए। आपके अगला प्रश्न है, ये कविता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की कृति निशा निमंत्रण से उद्धृत है। इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यता कोशिश करता है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के प्रगों की गति में चंचलता यानी तेजी भर सकता है। इससे हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा ऊपर कि इससे हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने से बच जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। आत्म परिचय कविता को दृष्टिबाधित करना है आपको। इस थोड़े अगले प्रश्न पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पाठ है आलोक धनदुआ वाला जो लेसन है उसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आलोक धनदुआ का जन्म है वो कब और कहाँ हुआ था? 1948 में हुआ था, आपके मुंगेर बिहार में हुआ था। उसी के साथ आलोक धनदुआ की दो रचनाओं के नाम लिखिए। आलोक धनदुआ की दो रचनाएं आपको पता होगी। उसी के साथ थर्ड पर्सन है, पतंग कविता के कवि का आपको नाम लिखना है। तो आलोक धनदुआ उसके कवि है। उसी के साथ पतंग कविता में आलोक धनदुआ किस प्रकार का चित्रण किया है? पतंग कविता में आलोक धनदुआ ने बाल सुलभ इच्छा और उमंगों का चित्रण किया है। दोस्तों, कहीं जाए मत, पूरा आपको वीडियो देखना है, पूरी आपको क्लास लेनी है। आपको बता दूं, इसमें से आपके हिंदी वाले बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले गारंटेड है। दोस्तों, शरद आया पुलों को पार करते हुए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। उसी के साथ पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है आपको बताना है दोस्तों। तो जिस तरह पतंग ऊपर उड़ती जाती है, ठीक उसी तरह बच्चों की आशाएं भी बढ़ती जाती है। पतंगों के साथ साथ उनकी भावनाएं भी उड़ती जाती है, अर्थात उनके मन में नई नई इच्छाएं और उमंगें आती है। वे ही आसमान की अनंत ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहते हैं ताकि अपनी हर इच्छा पूरी कर सकें। बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपका कौन सा, उसी के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको। 8वां प्रश्न है, पतंग कविता में चित्रित यादों के बीत जाने के बाद के प्राकृतिक परिवर्तनों का आपको वर्णन अपने शब्दों में करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, आपको पूरा समझ लेना है। आपको पता है भादों के महीने में तेज वर्षा होती है, बौछारें पड़ती है। बौछारों के जाते ही भादों का महीना समाप्त हो जाता है। इसके बाद यानी क्वार यानी आश्विन का महीना आता है। तो इसके आते ही प्रकृति में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली है, सूर्य भी नया दिखाई देता है, आसमान नीला व साफ है, हवा तेज चलने लगती है, सूर्य की प्रातःकालीन लालिमा छाई है। तो इस प्रकार का आपको वर्णन करना है, चित्रित करना है, वर्णन चित्रित करना है। उसी के साथ आपके अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। किशोर जो अगला प्रश्न आपका है उसी के बारे में बात करते हैं। अगला लेसन में बात करते हैं कुंवर नारायण पार्ट 3 है। कुंवर नारायण उसकी कविता के बहाने कविता के
लेखक कौन है, मतलब कवि कौन है, सॉरी लेखक नहीं कवि, तो उसके कवि है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उसी के साथ कुंवर नारायण के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं आपको, वो है चक्रव्यूह और परिवेश हम। ठीक है, हम तुम, परिवेश हम तुम, ये कुंवर नारायण की रचनाओं के नाम है। उसी के साथ बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही है, इस वाक्य में अलंकार कौन सा है, तो उसमें उपमा अलंकार है। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य का नाम लिखिए। आत्मजयी, आत्मजयी प्रबंध काव्य का नाम है, मतलब कुंवर ऐसा उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा था। उसी के साथ कविता के बहाने कविता का आपको प्रतिवाद लिखना है। कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। इस प्रकार से आप प्रतिवाद का अर्थ होता है संदेश, आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रतिवाद का अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, मतलब इस कविता का प्रतिवाद, हर कविता का एक ये ऐसा प्रश्न बन रहा है कि कविता का प्रतिवाद लिखिए, तो ये कॉमन क्वेश्चन है आपके आएगा एग्जाम में। 1 या 2 कविताओं के इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो भी 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने की असीम है। ठीक है, मतलब एक ये कह रहा है कि उड़ान की सीमा होती है, फूल के भी खिलने की उसकी परिणति निश्चित होती है, लेकिन एक बच्चे की उड़ान कितनी हो सकती है, उसकी रचनात्मक ऊर्जा होगी, जितना उसकी सीमाओं में बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वह सीमा चाहे घर की हो या भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। ठीक है, उसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह उत्कृष्ट क्लासेस द्वारा निकल गई प्रश्न देख से प्रश्न आ रहे हैं, बता दूं इतनी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की उत्कृष्ट क्लासेस जोधपुर द्वारा संचालित, जिसमें से आपको पता है कभी काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं ये कितने हार्ड क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, कैमरे में बंद अपाइज कविता के कवि कौन है आपको बताना है, तो उसके कवि है रघुवीर साय। उसी के साथ रघुवीर साय का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर साय का जन्म हुआ था। रघुवीर साय की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आत्महत्या के विरुद्ध सीढ़ियों पर धूप आदि रघुवीर साय की रचनाएं। उसी के साथ रघुवीर साय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, पहले ही कह रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए वो किस रचना के लिए दिया था, ऊपर आप देख सकते हैं। उसी के साथ छठा क्वेश्चन है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग्य किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिवान होते हैं, इतने शक्तिवान कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर रखकर पैसा कमा सकते हैं। वे एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पा सकते हैं। आपको पता है भारत की मीडिया वालों जो रिपोर्टर होते हैं, उन पर व्यंग्य क्या है कवि ने इस कविता में, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की, तो इस कविता को अगर आप इस प्रश्न आता है तो आप ये लिखेंगे कि इस कविता को हम क्रूरता की कविता मानते हैं, क्योंकि यह कविता मीडिया के व्यापार व कार्यशैली पर करारा व्यंग्य करती है। दूरदर्शन कमजोर व सख्त वर्ग के दुख को बड़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है, तो इसी कारण ये कविता पूर्णतः क्रूरता कविता है। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन लिखना है। उसी के साथ पाठ नंबर आपका 5वां, गजानन माधव मुक्ति बोध, बहुत ही मोस्ट पार्ट है, आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट में लेकर आ रहा हूँ। हर पार्ट के थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, शहर से स्वीकारा है कविता के कवि का नाम लिखिए, तो वो गजानन माधव मुक्तिबोध है। उसी के गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था, वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट एग्जाम में पक्का आएगा, नया खून पत्रिका का संपादन किया था। उसी के गजानन माधव मुक्तिबोध की कोई 2 रचनाओं के नाम लिखिए। चांद का मुंह टेढ़ा है, पूरी बुरी खाक धूल, इस प्रकार की भीतर की सरिता गजानन माधव मुक्तिबोध का तात्पर्य क्या है, उसका तात्पर्य हृदय की सरिता से है। उसी के साथ आपके लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करेंगे आगे। गजानन माधव मुक्तिबोध की ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, आपको पता होना चाहिए, वो थी खूनी पत्रिका। ठीक है, उसी के साथ शहर स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद संदेश क्या है, बता दूं यहाँ पर आ भी गया इसका अर्थ, मतलब प्रतिपाद का अर्थ संदेश होता है। बार बार कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, पहले कह रहा हूँ 100% इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, शहर से स्वीकारा है कविता में कवि के जीवन ने सब सुख दुख शहर साथ उठापटा को सम्यक भाव से स्वीकार कर लिया है। किसी अज्ञात सत्ता की प्रेरणा से ही प्राप्त होता है। ठीक है, जीवन में जब कुछ मनुष्य को प्राप्त होता है तो वह किसी अज्ञात सत्ता से होता है, सर्वव्यापक होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं, प्रतिपाद का अर्थ होता है संदेश, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, आपके अगले प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है आपके अगले पाठ में लेते हैं, शमशेर बहादुर सिंह।
आपको पता है उषा कविता किस कवि की रचना है, आपको बताना है। तो वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। उसी के साथ शमशेर बहादुर सिंह ने राख से लिपा हुआ गीला चौक किसे कहा है, तो वो भोर के तारे को कहा उन्होंने, ठीक है, राख से लिपा हुआ गीला चौक। उसी के साथ शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1919 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था, आपको ये बात याद रखनी है। शमशेर बहादुर सिंह की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। कुछ और कविताएं, इतने पास अपने आदि शमशेर बहादुर सिंह की दो रचनाएं हैं। उसी के साथ बहुत नीला राख जैसे में पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है, बहुत नीला राख जैसे में, ठीक है। उसी के साथ आपके लघुतरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उसका कविता गांव की सुबह का गतिशील सचित्र है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बता दूं, शमशेर बहादुर सिंह के नीले शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सील स्लेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमेली दे आदि से उपमानों को देख कहा जा सकता है ये कविता गांव के सुबह की गतिशील सचित्र है। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पर्सन बैग आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उस कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती है। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। ये उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, काली सिर पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, सूर्योदय होने के साथ ही ये दृश्य समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों आपको मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।